हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी लाइव क्लासेस खत्म होने के बाद वापस से फिर ये वीडियो बना रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम आज पढ़ रहे हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल। हमने इसका एक हिस्सा केस 1 कर लिए कि वो पॉइंट कहां है। अगर एक्सियल लाइन पर है, मतलब जो डायपोल है उसी लाइन पर है, तो उसका डायपोल मोमेंट कितना निकला, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना निकला हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। अब हम इसमें जा रहे हैं केस 2 में, मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेटोरियल लाइन? देख लीजिए, तो दिस इज अ डायपोल, ये डायपोल लेफ्ट में माइनस क्यू चार्ज, राइट में प्लस क्यू चार्ज। बहुत ध्यान से सीखिए। इसके पहले जो वीडियो शूट किया हो बेटा, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर एडिशन के दो तरीके बताया। एक तो पैरेललोग्राम लॉ से, दूसरा कंपोनेंट्स बना के। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं अलोंग द, मतलब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, मतलब एक cos के टर्म में और एक sin। cos किसके साथ आएगा? जिसके पास एंगल थीटा हो, और जिसके पास एंगल थीटा नहीं हो उसके साथ sin। और ये हम पूरा डिटेल में 11th में पढ़ चुके हैं। अब ये डायपोल लिए, इस डायपोल का ये सेंटर, ठीक है। हमें पॉइंट उस जगह लेना है जो इस डायपोल से, दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस पर तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड वी नेम दिस एज एन इक्वेटोरियल लाइन। इस पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस यहां तक, सेंटर तक, तो दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय L। फिर यहां से लेके यहां तक, ये भी डिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे बेटा? L। और हम पढ़ चुके हैं हर डायपोल, कौन सा डायपोल कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा डायपोल अच्छा है, ये जानने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P is given by 2qL, और 2 is associated with length। length मतलब distance between two charges। Clear to all of you? And dipole moment is a vector quantity। चलिए, अब हमने लिया, लेट, ध्यान देखिए, सीखिएगा। Let A be any point on the equatorial line। हमने कोई भी एक पॉइंट A ले लिया बेटा, यहां पर किस लाइन पर है ये? इक्वेटोरियल लाइन पर है ये पॉइंट A। What we have to find कि due to this dipole, ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इस पॉइंट A पर, वो पॉइंट A जो इस डायपोल से कितने डिस्टेंस पर है? A be any point on the equatorial line at a distance r from dipole। हमने डिस्टेंस कहां से लिखे उस पॉइंट का? डायपोल से। हर वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड करके दे रहा हूं, डिस्टेंस कहां से लिखे बेटा? डायपोल से। तो डायपोल से डिस्टेंस गिनेंगे तो कहां से गिनेंगे? पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से या सेंटर से? तो आंसर है डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर इन केस ऑफ डायपोल। तो ये डिस्टेंस कितना लेंगे बेटा अभी हम लोग? This distance is to be taken as an r।
ये डिस्टेंस r ले लिए बेटा, राइटिंग में छोटी दिखती हो तो थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। दिस डिस्टेंस वी आर टेकिंग, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है बेटा, r। अब इस पॉइंट ए पर ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इस पॉइंट ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इस डायपोल के कारण। तो करने का सबसे आसान तरीका जो हमने एक्सेल लाइन में भी किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस डायपोल के लिए निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस डायपोल का निकालेंगे और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन कर लेंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिल जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए इस पॉइंट पे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसको ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन। तो चलिए अब जब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे प्लस क्यू से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन कहां रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने सीखा है कई बार, एक बार भी बता रहा हूं, ये सोर्स चार्ज अगर हमने यहां रखा क्या, टेस्ट चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये जो लाइन है दोनों को ज्वाइन करने वाली, टेस्ट चार्ज को और सोर्स चार्ज को, उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हमने क्या किया, अब ये वाला ये दोनों मिलके बना क्या रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो ये भी सोर्स हो गया, ये भी सोर्स हो गया, तो सोर्स से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो बना यहां तक, ये जो बना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट चार्ज जनरली हम हमेशा लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो अगर मैंने यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करके उसको तो धक्का देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इस साइड बनेगा बेटा, बाहर की तरफ बनेगा, क्लियर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, अब माइनस क्यू के कारण, तो ये ज्वाइंट कर दो, ज्वाइंट कर दिए बेटा, इसको ज्वाइंट कर दिए। अब यहां टेस्ट चार्ज रखा है पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को ये निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अब जरा इसको रफ वर्क को फेयर कर लेते हैं, ये हो गया बेटा, ये हो गया, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इसको हम डायरेक्शन पॉजिटिव की इधर, निगेटिव की इधर, यहां मैं हर चीज बता रहा हूं आपको डायग्राम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नाउ एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, बताइए कितना होगा, E प्लस क्यू, बोलते जाइए कितना होगा, क्यू ये पॉइंट चार्ज है तो कूलम्स का लॉ लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू चार्ज अपॉन क्या, डिस्टेंस बिटवीन यहां के चार्ज और यहां के चार्ज के बीच का डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस ये वाला नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका डिस्टेंस चाहिए, इस प्लस क्यू का, सोर्स चार्ज का और टेस्ट चार्ज का। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा,
क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है, एंगल 90 डिग्री, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये डिस्टेंस, इसे कहेंगे बेटा हम लोग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज गिवन बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। Therefore hypotenuse is given by अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। तो दिस इज अ डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्टेंस। और कूलम्स लॉ के अनुसार हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया था पॉइंट चार्ज के लिए 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये नहीं, आप रूट रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और फॉर्मूले में क्या होगा, उस डिस्टेंस का, ये जो डिस्टेंस लिया है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर e प्लस q 1/4πε0 q अपॉन स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज प्लस q। नाउ एज इलेक्ट्रिक फील्ड at point A due to charge minus q, E minus q। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे, इसलिए साइन नहीं लेंगे यहां पर। 1/4πε0 q, क्वांटिटी इज सेम, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब क्योंकि पॉइंट किस लाइन पर है, इक्वेटोरियल, मतलब इक्वल डिस्टेंस से दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, मतलब जितना इस चार्ज का डिस्टेंस है उतना ही इस चार्ज का डिस्टेंस होगा। तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। अब जरा देखिएगा कुछ चीजें जो मैं आपको समझाऊंगा उसको समझिए। अब समझिए, इसको फिर लिख लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4πε0 q अपॉन स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू माइनस q। ये जो फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये उसका क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। अब दोनों की वैल्यू देखिए, दोनों सेम है एग्जैक्टली, मतलब इस पॉइंट पर ये चार्ज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उतना ही ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और मैग्नीट्यूड हम डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जितना बड़ा मैंने प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उतना ही बड़ा माइनस क्यू का, किसी को बड़ा नहीं और किसी को छोटा नहीं बनाया। क्लियर टू ऑल फेयर, क्लियर, ध्यान रखिए इस बात का, आगे कई और चीजें आएंगी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। जब हमने एक्सियल लाइन का क्वेश्चन किया था, एक्सियल लाइन का, तो आपको याद होना चाहिए माइनस क्यू प्लस क्यू, हमने पॉइंट ए यहां लिया था, ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ड्यू टू माइनस क्यू अट्रैक्शन से इधर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो हमारे लिए बड़ा आसान था, E प्लस क्यू प्लस वेक्टर साइन
E माइनस क्यू। कब? जब दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, अपोजिट है तो सिंपल एडिशन। क्या अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर है क्या? नहीं। तो ये एक में को कैंसिल करेंगे क्या? नहीं, नहीं कैंसिल करेंगे। और नहीं तो अब जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे ना हो, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि इसी डायग्राम में हमारा काम हो जाए, दोबारा टाइम वेस्ट ना हो। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों एक लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट इन दो वेक्टर का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया। या तो पैरेललोग्राम लॉ लगा के बनाइए, या तो कंपोनेंट, आपकी जो मर्जी। मैं एक में कंपोनेंट से सिखाता हूं, एक में पैरेललोग्राम से। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मतलब ग्राउंड। तो अब हम ये कंपोनेंट की मेथड से कर रहे हैं। तो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए और वर्टिकल। तो हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल यहां है तो इसको एक लाइन पैरेलल यहां ड्रॉ कर दिए, जो इसको क्या है बेटा? पैरेलल। ठीक है। अब कंपोनेंट निकालने का तरीका देखिए। ये एक्सियल लाइन से, एक्सियल लाइन हम नहीं बोलते। अब व्हाट दिस इज एन एंगल थीटा। ये एंगल थीटा किससे बना? किससे बना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटे, इधर वाला किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से ही एंगल गिनना पड़ेगा। तो इस डायपोल पे हु इज अ वेक्टर, तो हमने सीखा है डायपोल पे वेक्टर इज डिनोटेड बाय P, नोन एज अ डायपोल मोमेंट। क्लियर? तो यहां एंगल कितना बना बेटा? थीटा। यहां जो वेक्टर है, मुझे उसका अभी काम नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूं। तो एक्सियल लाइन से एंगल कितना बना? थीटा। इस लाइन को, ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ किए और ये कॉमन ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा है। तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा? थीटा। 10 में पढ़ा होगा आपने अल्टरनेट एंगल्स। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये a माइनस क्यू क्यू, ये दोनों साइड इक्वल है। तो 9th में 8th में थ्योरम है ज्योमेट्री में, दो साइड्स अगर इक्वल है तो उन दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। और ये होता है फायदा एक मैथमेटिशियन से फिजिक्स पढ़ने का, मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये नहीं कि थीटा मान लो, ये कर लो, ऐसा नहीं। ये किससे है, क्या है, ये आपको सब समझ में आना चाहिए। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा, ये थीटा, ये दोनों साइड इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट ये है, ये दोनों इक्वल, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा बेटा? थीटा। अब देखिए, अब अगर ये थीटा है, ये थीटा है, इसको ये लाइन पैरेलल है बेटा, पैरेलल। ये दो लाइन पैरेलल और ये कॉमन ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ये दोनों समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या लेना चाहते हैं? हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके भी दो कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं। दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए हमें रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट निकालना है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये ले लिया। कलर पेन से ड्रॉ करता हूं, वीडियो में शायद कलर दिख जाए। तो
ये ले लिया बेटा मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। और क्योंकि दोनों ये वेक्टर इधर है तो इधर ही इसका बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये ले लिया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या लिया बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पहले इसी की बात करते हैं प्लस क्यू की, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक में कॉस आएगा एक में साइन। कॉस किसके साथ में आएगा? जिस लाइन के साथ में थीटा है, तो इस लाइन के साथ में इस प्लस क्यू का थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी बेटा? e cos थीटा होगी, और यहां थीटा नहीं है तो ये कितना होगा? e sin थीटा। ये e प्लस क्यू के आ गए दो कंपोनेंट्स, e cos थीटा, e sin थीटा। e मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये e डिनोट करता है उसका मैग्नीट्यूड। अब इस माइनस क्यू के भी दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसका वर्टिकल किधर रहेगा बेटा? इसका वर्टिकल ये आ गया, इस लाइन पे, इक्वल लाइन पे वर्टिकल, ये वर्टिकल आ गया, और इसका हॉरिजॉन्टल भी इधर ही रहेगा बेटा, क्योंकि ये इधर ही जा रहा है, तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। ये आर जरा मैं इधर लिख लेता हूं या नीचे लिख लेता हूं ताकि खिचड़ा ना हो। ये आ गया बेटा। अब ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में थीटा ऑलरेडी है, थीटा जिसके साथ में उसके साथ में कॉस आएगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? e, और एंगल कॉस थीटा। प्लस क्यू का भी इधर ही e cos थीटा, माइनस क्यू का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना लिए है? e cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है बेटा? e sin थीटा। और अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। क्या? दोनों के मैग्नीट्यूड, तो कंपोनेंट के भी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेंगे, ये भी e, ये भी e, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि जस्टिफाई हो जाए, है बेटा ये। अब दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, अपोजिट इन डायरेक्शन। अब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर है, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों क्या कर लेंगे बाय वेक्टर लॉ? कैंसल ईच अदर। नाउ एज कंपोनेंट, which component e sin theta gets cancelled, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसल्ड। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस क्यू का भी और माइनस क्यू का भी, दोनों एक ही लाइन पर है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, तो कैंसिल होंगे कि ऐड होंगे? डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड होंगे, और यही हमको इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, क्योंकि दोनों के यही कंपोनेंट जिंदा है। कौन से वाले? हॉरिजॉन्टल वाले। और दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही लाइन पे आ गए तो ऐड कर सकते हैं। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E net is given by प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E cos थीटा प्लस माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो भी कितना हुआ? E cos थीटा। अब एक्सियल लाइन में ऐसा क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि वहां रेडीमेड दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे थे, डायरेक्टली ऐड हो गए। ये प्लस क्यू माइनस क्यू एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, इसलिए उनको एक लाइन ऑफ एक्शन पे लाना पड़ा। हॉरिजॉन्टल भी एक लाइन ऑफ एक्शन पे आया, वर्टिकल भी, लेकिन जब वर्टिकल एक लाइन ऑफ एक्शन पे आया तो अपोजिट आया, कैंसिल हो गया। एक ही डायरेक्शन में आया तो ऐड हो गया, मतलब इनके वर्टिकल कंपोनेंट ने कैंसिल कर दिया, और इन दोनों का रिजल्टेंट किसने बनाया? दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने। तो E net
इज गिवन बाय 2e cos थीटा। तो ये आ गया E नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो E इक्वेटोरियल लाइन क्या लिखना है बेटा मुझे 2e cos थीटा। क्या लिखना है बेटा 2e cos थीटा। लेकिन अगर मैंने यही वैल्यू लिखा तो मेरा आंसर अधूरा है। फॉर्मूला क्यों अधूरा है? इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि एक नियम है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है, या मैथ्स के बजाय फिजिक्स के टर्म में बोलता हूं, क्वेश्चन जिन क्वांटिटीज के टर्म में दिया है आंसर भी उन्हीं क्वांटिटीज के टर्म में। क्या हमें क्वांटिटी थीटा दी हुई है क्या? नहीं, ये तो अपने मन से लिया। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैग्नीट्यूड दिया है क्या? नहीं दिया है, हमने निकाला है। हमें दिया क्या है? वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है r, और इस डायपोल मोमेंट, इस डायपोल का स्ट्रेंथ किससे गिनेंगे? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो इस लाइन पर रहेगा इज गिवन बाय वेक्टर p। तो ये क्वांटिटी गिवन है, ये क्वांटिटी गिवन है, तो मुझे आंसर इन दोनों के टर्म में चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 2 इनटू है ये। अब E स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? प्लस क्यू का हो माइनस क्यू का हो, सेम हो, तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू ये E की वैल्यू आ गई। अब cos थीटा को हटाना है, तो cos थीटा हटाने के लिए कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। चलो मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं या इस ट्रायंगल लेता हूं, साइड में बनाता हूं। तो ये ट्रायंगल बना है, बन गया बेटा। यहां एंगल कितने डिग्री का है? थीटा। ये डिस्टेंस कितना है? r, ये डिस्टेंस l, और ये डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो कईयों के दिमाग में सवाल पड़ा होगा, सर आप ये e sin थीटा ये क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मुझे वैल्यू cos थीटा की निकालना है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मुझे स्केलर वैल्यूज चाहिए डिस्टेंस के टर्म में। तो अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हु इज एडजेसेंट? L. हु इज हाइपोटेनियस? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आई एम यूजिंग डायरेक्टली L अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। E इक्वेटोरियल। अब ऊपर की चीजें क्या बचा ऊपर में? 2ql। नीचे में क्या बचा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एक बार फिर अरेंज करता हूं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये रूट है मतलब पावर में 1/2 है। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर में 1/2। E इक्वेटोरियल। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है बेटा इक्वेटोरियल लाइन पे, लाइन पर उस पॉइंट पर जो किस डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। अगर यहां r नहीं लिखना है तो यहां r लिखिए, ठीक है। अब 2ql कितना होता है? डायपोल मोमेंट मतलब p। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कूलम्स कांस्टेंट के टर्म में आता है, पहले ही बाहर निकाल लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2ql मतलब कितना हो गया बेटा? p। एनी डाउट टू एनीबॉडी? उसके बाद में 2ql कितना हो गया बेटा? p। उसके बाद इन दोनों को, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2, बेस मल्टीप्लाई में पावर से ऐड हो जाएंगे। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब E इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P लिखा बेटा। अब नीचे से मैंने कॉमन निकाला r स्क्वायर, 1 प्लस l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और इस पूरे का होल पावर कितना रहेगा बेटा? 3/2। क्लियर? 3/2।
ये अभी का मिटा देता हूं, बाद में लिख लेंगे। होल पावर 3/2। तो फिर अब क्या होगा, तो देखिए E इक्वेटोरियल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, मल्टीप्लाई में है तो दोनों के पावर अलग हो जाएंगे, r स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 1 प्लस L अपॉन r का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को मिला दिया और उसका भी पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब अगर r ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, किससे, L से, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो आंसर बहुत छोटा है और उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। तो हम क्या लेंगे, ये टर्म निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका रेशो 0 के तक पहुंचेगा। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हूं। Therefore, neglecting the term, किस टर्म को निगलेक्ट करने को बोल रहे हैं हम, L अपॉन R। ये निगलेक्ट होकर 0 हो गया तो 1 बचा, 1 का पावर 3/2 विल बी 1 ही होगा, ये 2 विल गेट कैंसल। Therefore, E इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन 2 कैंसल, कितना बचा बेटा r3, और यहां से 1 का पावर खुद गिरा तो भी 1, एंड देयरफॉर E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r3। This is the formula for electric field at a point which is at a point on equatorial line which is at a distance of r from कहां से बेटा, डायपोल से, from डायपोल। तो जब हमने इसको किया तो पहले हमने प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले डायरेक्शन, माइनस क्यू वाली निकाले, प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, वो आगे भेजेगा इधर खींचेगा। दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन होता वेक्टर का तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेते जो एक्सेल लाइन पे किए, या नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो दो वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या तो फिर कंपोनेंट मेथड। तो इसमें मैंने लगा दिया आपके लिए कंपोनेंट मेथड। तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा ये। और दोनों कंपोनेंट, ये कंपोनेंट सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसल, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे सेम डायरेक्शन, तो सिंपली ऐड हो गए। लेकिन E और थीटा के टर्म में नहीं, हमें P और R के टर्म में चाहिए था, तो हमने वैल्यू रखा एंड वी सॉल्व। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट टू एनीबॉडी? 2 मिनट दे रहा हूं, देख लो, अगर कोई भी डाउट डिफिकल्टी मुझे पूछ लो, मैं जरा बोर्ड खोल लेता हूं। उसके बाद अब इसका थर्ड केस बचा है बेटा, उस पॉइंट पे निकालना है, ना तो जो एक्सियल लाइन पे है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे। तो एट एनी जनरल पॉइंट पे निकालना है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं बेटा। मैं चाहूं तो मेरे पास बड़ा आसान तरीका है स्किप करने का, मैं मेरे बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो मेरे पास पढ़ते हैं राउंड। मैं बोलता था क्योंकि ये सब यूज है आगे, इसलिए इतना डेप्थ में सिखा रहा हूं। अदरवाइज बोलता ये डायपोल का फॉर्मूला ये याद रखो, वो ऐसा नहीं होता। हमने हर चीज समझना है, क्या होता है, कहां से बेस है और कहां से चीजें आ रही है, ध्यान रखिएगा। अब ये थर्ड जो है
इसको तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा तकलीफ, डरा नहीं रहा हूं, समझना है। तो तब तक जब मैं बोर्ड रख करूं तब तक आप बताइए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, जल्दी। 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन अभी निकाले 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट होता क्या है, वो जो डायपोल की क्या बताए इफेक्टिवनेस, इट इज गिवन बाय 2ql। क्लियर? चलिए आइए तो नोट लिख देते हैं बेटा हम लोग। नंबर 1, dipole moment, that is P is given by 2ql. Second, electric field due to dipole on axial line 1/4πε0 2p upon r cube. Electric field due to dipole at any point on equatorial line 1/4πε0 p upon r cube. अब देखिए इन दोनों में एक चीज बताता हूं, ध्यान रखिए। क्या? ई एक्सियल का मैंने फिर फॉर्मूला यहां साइड में लिखता हूं। इसमें 2p अपॉन r क्यूब है, जो 2 सामने ले लिया, 2 बचा हुआ 1/4πε0 2 तो बाहर निकल गया, p अपॉन r क्यूब। E on axial line is the twice, और ये चीज जो होती है ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब क्या? अब हमने क्या किया, ये डायपोल लिए, समझ जाइए, बड़े बारीक बारीक पॉइंट है जो एंट्रेंस में भी काम आते हैं। ये उसका सेंटर। अब एक पॉइंट लिया एक्सियल लाइन पे, जो कितने डिस्टेंस पर है बेटा, मान लीजिए r डिस्टेंस पर है, और सेम पॉइंट, एक पॉइंट हमने कहां लिया है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पे, तो वो भी डिस्टेंस कितना है, प्रॉपर बना दे रहा हूं, वो भी डिस्टेंस कितना है बेटा r। ठीक है, तो एक बार पॉइंट एक्सियल लाइन पर है r डिस्टेंस पर डायपोल से, एक बार पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है डायपोल से r डिस्टेंस पर, तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा कहां होगी, वेयर इट विल बी स्ट्रॉन्ग। तो ये फॉर्मूला बताता है कि एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस होती है इक्वेटोरियल से, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी उससे ट्वाइस यहां बनेगी, डबल बनेगी। तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस बात का ध्यान रखिए। वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बेटा, समझ में आया? कहां की? एक्सियल लाइन की। चलिए ये बताना था मुझे, अब आगे करते हैं। नाउ विल मूव फर्दर। तो हमने दो जगह निकाली, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। नाउ एट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, एट एनी जनरल पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, और यही समझना है, समझ लीजिए। So this is I am taking a dipole.
यहां माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज अ सेंटर। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस कितना होता है L, ये भी डिस्टेंस कितना होता है L। अब हम वो सब नहीं लिखते बैठे जिससे गर्दी हो, सबको हैबिट हो गई अब। नाउ वी आर राइटिंग लेट A be any general point, A be any general point which is at a distance r from dipole। तो एक जनरल पॉइंट लिया जो कितने डिस्टेंस पर है बेटा, डायपोल से डिस्टेंस गिनना है, मतलब उसके सेंटर से गिनना है। तो ये लिया, दिस इज ए बी एनी जनरल पॉइंट, यहां ले लिया बेटा ए। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है बेटा, आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। अब हमने थोड़ी देर पहले जब किया था तो बड़ा आराम से किया था कि ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, और ये इक्वेटोरियल लाइन थी, ये इस तरह से गई, ये इस तरह से गई, तो इधर इसका डायरेक्शन और इधर इसका डायरेक्शन, ये ई प्लस क्यू, ये ई माइनस क्यू, और फिर इसका एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल निकाला है बेटा हमने। ये कब निकाल पाए, जब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है बेटा, सेम थे, तभी निकाल पाए हम लोगों ने। तब हमने वो मेथड लगाया कॉम्पोनेंट की, दोनों एंगल सेम थे, दोनों में थीटा था। दोनों एंगल सेम क्यों थे, क्योंकि ये पॉइंट दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे था। लेकिन अब यहां पर ऐसी कोई कंडीशन है क्या, हमें तो दिख रहा है ये पॉइंट प्लस क्यू से ज्यादा नजदीक है और माइनस क्यू से दूर है, माइनस क्यू से दूर है, तो फिर कैसा, तो फिर कैसा। अच्छा, मुझे एक बात लास्ट में याद भी रखना है कि मुझे आपको डायरेक्शंस के बारे में बताना है। ठीक, बताऊंगा। तो नजदीक है, तो क्या हम यहां एंगल इक्वल ले सकते क्या दोनों से, ये वाला बनने वाला, तो नहीं ले सकते। इसलिए हम इसके लिए एक अलग मेथड कर रहे हैं। क्या मेथड कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, कहां से, डायपोल से, और जो डायपोल के वेक्टर से, मतलब डायपोल मोमेंट से, डायपोल मोमेंट आई एम डिनोटिंग बाय वेक्टर पी, डायरेक्शन के साथ है, उससे एंगल कितना बनाया बेटा, थीटा। कितना एंगल बनाया बेटा, थीटा एंगल। क्लियर, किससे बनाया, डायपोल मोमेंट से। तो जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स, तो जनरली जब एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं, दे आर नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में समझाया। और जब हम आर और थीटा किसी पॉइंट की पोजीशन, डिस्टेंस और एंगल के टर्म में दी हो, तो उसे लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हम पोलर के टर्म में कर रहे हैं, एट अ डिस्टेंस आर और मेकिंग एंगल थीटा। ठीक है, हमें इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस पॉइंट पर जो कितने डिस्टेंस पर है, आर, कहां से, डायपोल से है बेटा। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, माइनस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पहले उनकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो अब उनकी डायरेक्शन निकालते हो, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू लेने की बजाय हमारे पास अब दो फॉर्मूले मालूम है, एक्सियल का भी मालूम है और इक्वेटोरियल का भी मालूम है। तो इसको यूज करके मैं शॉर्टकट बना सकता हूं कि प्लस और माइनस का यूज करने की बजाय ये जो डायपोल मोमेंट है, ये जो डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल का, उसके दो कंपोनेंट्स बनाता हूं।
डायपोल मोमेंट किससे मिलके बना है? इस चार्ज से भी और इस चार्ज से भी, स्टार्टिंग में समझाया। तो हम इस डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, दो कंपोनेंट। अब देखिए दो कंपोनेंट्स में किस तरीके से बनाता हूं, हमने अब वो ध्यान देना है। तो डायपोल मोमेंट का अगर यहां तक मैग्नीट्यूड लिया जाए, क्या लिया जाए? मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या किया, इससे हमने एक ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ऐसा, और इसको आगे बढ़ा के डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट्स, इसको आगे बढ़ा दिया और एक परपेंडिकुलर इधर से डाल दिया। तो ये जो बना, ये वाला, ये बना एक कंपोनेंट। क्या बना बेटा? एक कंपोनेंट। ठीक है, ध्यान देखिए, सीधे एक कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट की खासियत देखिए क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कंपोनेंट। हम डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नीट्यूड के टर्म में आ गया बेटा डायपोल मोमेंट का। अब दूसरा ले रहे हैं, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल वाला बनता और एक परपेंडिकुलर वाला बनता। जब हमने इसका किए तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बनाया बेटा। अब जब डायपोल मोमेंट का बना रहे हैं तो देखिए ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल पर है, ये डायपोल के अलोंग है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे निकालना है, जिस लाइन पे निकालना है उस लाइन के ऊपर में कंपोनेंट चाहिए, तो हमने बना दिए ये कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट इस लाइन के ऊपर बना और दूसरा कंपोनेंट इस लाइन को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पे इस लाइन को हमने क्या ड्रॉ कर दिए बेटा? एक परपेंडिकुलर। दिस इज द परपेंडिकुलर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये परपेंडिकुलर वाला, ये परपेंडिकुलर वाला और ये वाला उसके अलोंग वाला। एनी डाउट टू एनीबडी? ध्यान देके सीखना, इसलिए पूछ रहा हूं। एनी डाउट टू एनीबडी? तो अब दो कंपोनेंट्स बनाए हमने, किसके? इस रिजल्टेंट के, एक उसके अलोंग वाला। अब इसको समझिए, जो ये वाला कंपोनेंट है, ये ऐसा क्यों किया? आगे क्लियर होगा, आगे क्लियर होगा। मुझे तो यहां बनाना चाहिए था, मैं पहले यहां बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटा? मैं यहां। क्यों? आगे बता रहा हूं, सुनिए। अब ये सेंटर पे हम बना रहे, किसके? डायपोल के सेंटर पे बनाए, ठीक है। अब इसके पास तो थीटा है, इसके पास थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा बेटा? इस कंपोनेंट की वैल्यू विल बी गिवन बाय p cos थीटा, और इसके पास थीटा नहीं है, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू इज गिवन बाय p sin थीटा। किससे गिवन रहेगा बेटा? p sin थीटा से। जिसके पास थीटा है वो cos, थीटा नहीं है वो sin। ये यहां क्यों कर रहा हूं आगे समझिए, अभी सिर्फ ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ ध्यान दीजिए। अब इस कंपोनेंट को देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कहां निकालना है? कहां निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? जिस लाइन को ज्वाइंट करती है उस लाइन पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लाइन को ज्वाइंट कर रही है लाइन, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस डायपोल मोमेंट का एक जो कंपोनेंट है उस लाइन के ऊपर ही बना हुआ है, बना इस लाइन के ऊपर। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई, उसे कोइंसिडेंट भी कहते हैं और पैरेलल भी कहते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किस काम में आएगा? पैरेलल के काम में आएगा। और ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई है, तो ये कंपोनेंट किस काम में आएगा? ई परपेंडिकुलर के काम में आएगा। क्या निकालना चाहता हूं समझिए, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पैरेलल वाली, कहां निकालना है? फिर एक बार बता रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, मुझे इस पॉइंट पे एंगल डायरेक्शन मालूम नहीं है, तो मैं कहां ले रहा हूं?
उस पॉइंट पे जो कहां पर है, डायपोल पर। अब डायपोल पर अगर मुझे एंगल लेना है तो किसी ना किसी के थ्रू बनाना पड़ेगा। देखिए ये पॉइंट ए का ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन देता है, एंगल। तो ये एक वेक्टर है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा। क्लियर। अब हमने क्या किया, मुझे यहां निकालना जो है, यहां जो निकालना है, मैं पहले यहां निकाल लेता हूं। तो यहां मैं मदद किसकी ले रहा हूं, डायपोल मोमेंट की। तो इसका पहला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो इसका पहला कंपोनेंट निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहां से लाइन पे ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ किया, जो डिस्टेंस मिला वो कंपोनेंट हो गया। और दूसरा वाला उस लाइन को क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। या आप ये समझिए इस डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट, कौन से दो कंपोनेंट, एक लाइन के अलोंग वाला और एक लाइन को परपेंडिकुलर वाला। किस लाइन को, वो लाइन जो पॉइंट को और डायपोल को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के अलोंग वाला। क्यों लिया हमने डायपोल मोमेंट की मदद, चार्जेस की मदद क्यों नहीं लिया, क्योंकि चार्जेस इस पॉइंट से एंगल इक्वल बना नहीं रहे। दो अलग अलग एंगल लेंगे तकलीफ वाला काम होगा। हमें सिंगल एंगल लेना था, तो सिंगल एंगल किसके टर्म में लेंगे, डायपोल मोमेंट के टर्म में, पी के टर्म में, क्योंकि एक ही वेक्टर और एक बंदा, एक ही लाइन, इसीलिए। अब ऐसा क्यों किया आगे बताते हैं, लेकिन उसके पहले समझिए। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट लाइन के ऊपर है, मतलब लाइन को पैरेलल है। और जब लाइन को पैरेलल हो, क्या हो बेटा, लाइन मतलब मान लो डायपोल को पैरेलल हो, उसे एक्सियल कहते हैं। तो यहां पर ये एक्सियल भी हो गई, क्या हो गई बेटा, एक्सियल। कैसे, ये पॉइंट, ये एक पॉइंट और उसी के ऊपर वाला कंपोनेंट है। तो हम ये वाला ई जो पैरेलल है, ई पैरेलल कैसा निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट, इट इज ऑन द सिमिलर टू एक्सियल। तो एक्सियल होगा तो कितना होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2p। तो ये आ जाएगा 2p। और डिस्टेंस कितना है यहां से इस पॉइंट का, r। तो कितना आएगा बेटा, 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब। लेकिन हम तो बात इस कंपोनेंट की कर रहे हैं, तो ये p कब आता है, जब सिंगल p होता है। ये p है कि p cos थीटा है, p cos थीटा। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, 2p cos थीटा। फिर ये जो परपेंडिकुलर वाला है, ये e परपेंडिकुलर, उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता, p अपॉन r क्यूब। लेकिन ये p वाला परपेंडिकुलर, अकेला p है कि कंपोनेंट है, कंपोनेंट है, तो p sin थीटा। और अब समझिए ये मैंने क्यों किया, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालने के लिए मुझे प्लस क्यू माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम चाहिए। वो मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू को मिला के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकाल लिया। अब ये वाले जो वेक्टर्स है, पैरेलल और परपेंडिकुलर, इनको उठा के यहां रख देता हूं। तो यहां जब रखा, उस पॉइंट पे रखा, उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो ये बना E पैरेलल और ये बना, ये सेम यहां शिफ्ट कर दिया, कितना बना, E परपेंडिकुलर। और अभी आप समझ सकते हैं E पैरेलल जब बनाया तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बनाया और परपेंडिकुलर कम बनाया, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल लाइन और पैरेलल मतलब एक्सियल लाइन। और अभी थोड़ी देर पहले बताया एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। तो मैग्नीट्यूड डबल ले लिया बेटा मैंने, इसका ले लिया। अब ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है क्या, नहीं। ये कैसे किया मैंने, फिर से एक बार, यहां पर मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू से निकाला, नहीं, प्लस क्यू माइनस क्यू मिला के हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसका नाम है डायपोल मोमेंट।
तो इन दोनों की मदद की वजह मैंने डायपोल मोमेंट लिया। डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, अलोंग द लाइन p cos थीटा परपेंडिकुलर p sin थीटा। अब अलोंग द लाइन का मतलब वो पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल हो गया। तो पैरेलल को एक्सियल लाइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर को इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, और ये सिस्टम उठा के मैंने यहां रख दिया इस पॉइंट पे। ये पॉइंट का सिस्टम मैंने यहां रख दिया, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर। क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है? तो रिजल्टेंट कैसा निकालेंगे? तो एक कंपोनेंट का तरीका और पैरेललोग्राम का तरीका। केस 2 में हमने जब इक्वेटोरियल लाइन निकाले तो कंपोनेंट का तरीका पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम का तरीका। तो पैरेललोग्राम के तरीके से कर सकते हैं बेटा। ये ऊपर का हेडिंग मिला देता हूं मैं ताकि मुझे जगह मिल जाए। अब देखिए, अब समझ लीजिए बेटा। अब यहां पैरेललोग्राम का तरीका, तो कैसे करेंगे पैरेललोग्राम? तो इस पॉइंट से इस वेक्टर को एक लाइन पैरेलल, और यहां से इसको एक पैरेलल, ये बन गया बेटा हमारा पैरेललोग्राम। और जिस पॉइंट पे निकालना है उससे रिजल्टेंट, तो दिस इज अ रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट और ई नेट। क्लियर? अब रिजल्टेंट पैरेललोग्राम में कैसे निकालते हैं? तो वो रिजल्टेंट जिन दो वेक्टर से बना है, स्टार्टिंग बनाया फॉर्मूला, पैरेललोग्राम में फॉर्मूला बनाया हुआ है, एक बार फिर याद दे रहा हूं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos theta, and theta is the angle between these two vectors. Clear? तो therefore अब निकालेंगे। इसके बाद तो आसान है, ये समझना है प्लस क्यू माइनस क्यू से इसलिए नहीं निकाले बेटा, दो एंगल बनते जो इक्वल नहीं होते तकलीफ देते, तो उनकी जगह हमने किसकी मदद ली है? डायपोल मोमेंट की। उसके दो कंपोनेंट, एक अलोंग द लाइन है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। अलोंग द लाइन बिहेव करेगा पैरेलल, परपेंडिकुलर बिहेव करेगा जैसे वो इक्वेटोरियल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला, एक्सियल का फॉर्मूला और इक्वेटोरियल का, वो यही बना दिया डायरेक्शन हमने, ये नेट बन गया। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, हमने क्या किया? पहले क्या निकाला? डायरेक्शन। क्या निकाला? डायरेक्शन। और उसको क्या दिया? डिस्टेंस। वो डायरेक्शन को यहां ले गया तो सेम डायरेक्शन फॉलो करेगा, और उसको क्या दे दिया? मैग्नीट्यूड। ये डबल मैग्नीट्यूड या सिंगल मैग्नीट्यूड, इट बिकम्स अ वेक्टर, और ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो ई नेट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ, पहले ई पैरेलल का स्क्वायर, ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये और ये एक में को क्या है बेटा? ये लाइन इसको क्या है? परपेंडिकुलर। तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री। तो कॉस कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री। ई नेट बोलो या ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट बोल दीजिए, विल बी गिवन बाय पुटिंग द वैल्यूज। ई पैरेलल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू 0 into anything 0 0 into anything will be 0, तो ये प्लस कितना हो जाएगा बेटा 0। Yes now electric field at any point due to dipole at point A net electric field, ठीक है, कितना होगा अंडर रूट ऑफ, अब ये स्क्वायर में हर जगह इनटू सबका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर होगा बेटा। तो ध्यान दीजिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा बेटा, साथ में पी का भी स्क्वायर होगा, पी का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक स्टेप, अपॉन आर क्यूब का भी स्क्वायर होगा, आर क्यूब का भी स्क्वायर, और बचा हुआ 2 cos थीटा का भी स्क्वायर होगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर होगा बेटा, प्लस प्लस अब उसके बाद इधर में भी सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, आर क्यूब का स्क्वायर इनटू अकेला बचा हुआ साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट विल बी गिवन बाय अंडर रूट क्यूब। किस लिए एक स्टेप देख लीजिए, अब देख लीजिए इस लेफ्ट टर्म में 1 2 3 1 2 3 ये दोनों में कॉमन है तो बाहर निकलेगी, कहां निकलेगी बेटा बाहर, कौन निकलेगा बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर पी स्क्वायर आर क्यूब का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा। अब जितनों का स्क्वायर है वो तो रूट के बाहर निकल जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी का स्क्वायर रूट के बाहर तो पी होगा, आर क्यूब का स्क्वायर कितना होगा आर क्यूब। अब बचा हुआ अंडर रूट, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता, cos स्क्वायर थीटा 4 बार है तो 3 cos स्क्वायर थीटा लिखा और 1 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, बचा हुआ ये sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। Therefore E at any point is given by 1/4 pi epsilon naught p square upon r cube under root of 3 cos square theta plus 1, 3 cos square theta plus 1, and this is a general formula to find the electric field at any point which is at a distance r from the dipole। और थीटा किसके बीच का एंगल है बताइए, किसके बीच का एंगल है, तो थीटा अगर आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर के बेसिक्स याद है तो सब क्लियर होगा, थीटा इज अ एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और यहां पर कौन है वेक्टर बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने r को कन्वर्ट किया था यूनिट वेक्टर, वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r, तो ये डिस्टेंस ये लाइन यही देता है उसकी डायरेक्शन, तो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड डाइपोल मोमेंट।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो फॉर्मूला बना, तो आइए चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे सर? तो बड़ा आसान है, हमें दो फॉर्मूले तो मालूम है। कहां के मालूम है? एक्सियल लाइन के मालूम है और इक्वेटोरियल का। मुझे बताइए ई एक्सियल कितना होता? जल्दी बताइए ई एक्सियल, फटाफट। 1/4πε0 2p/r³। ई इक्वेटोरियल कितना होता? 1/4πε0 p/r³। तो अब हम चेक करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला पॉइंट अगर कहां होता? एक्सियल लाइन पे होता, मतलब ये लाइन जब इधर नीचे आ जाती तो थीटा की वैल्यू हो जाती 0, थीटा 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 3 3, 3 plus 1 4 और 4 का रूट 2। ये पी स्क्वायर कहां से है? सॉरी, पी स्क्वायर में पी है, तो 4 का रूट 2 और 2 पी से मल्टीप्लाई होता तो 2p फॉर्मूला बनता 2p/r³। अब यही पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे आता, तो ये एंगल जो थीटा दिया है वो 90 डिग्री होता। cos 90 की वैल्यू 0 into 3 0 plus 1, 1 का रूट 1, 1 into p कितना बचता? p/r³। तो दैट फॉर्मूला इज अ जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला, अब इसको रब कर दे रहा हूं और अब हमें फॉर्मूलोज की जरूरत है। तो दिस डायग्राम आप निकाल सकते हैं वीडियो पॉज करके। और जनरल फॉर्मूला E at electric field at any point due to dipole is given by 1/4πε0 p/r³ under root of 3 cos square theta plus 1। Any doubt to anybody? ये हो गए डायपोल, और डायपोल के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, वो पॉइंट चाहे एक्सियल लाइन पे हो, इक्वेटोरियल लाइन पे हो या एनी पॉइंट पर हो। लास्ट में 10 मिनट में कुछ चीजें क्लियर करूंगा जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। सर हमने जो फॉर्मूले निकाले उसका क्या, अगर ऐसा करते तो क्या होता? तो क्या होता? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें एंट्रेंस में पूछते हैं बेटा, एंट्रेंस बोलने की बजाय ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। क्या छोटी बातें? तो समझिए किन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो जरा उन बातों पर गौर कीजिएगा। अब हम एक्सियल लाइन के लिए निकालते हैं एक बार फिर से कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको समझना है। हमने जब एक्सियल लाइन बात किए थे, ऑन एक्सियल लाइन, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये सेंटर। हमने जो पॉइंट लिया था, पॉइंट ए एट द डिस्टेंस आर, वो हमने किसके नजदीक लिया था बेटा? किसके नजदीक लिया था? प्लस क्यू के। यहां पॉइंट लिया था ए, किसके नजदीक? इसके। तो इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था, प्लस क्यू यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसका डायरेक्शन इधर रहेगा, निगेटिव वाला इधर खींचेगा, लेकिन रिजल्टेंट दोनों एक दो कैंसिल करेंगे क्या? कब कैंसिल किए होते? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता। अब इस पॉइंट पे Q नजदीक है तो Q के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके द्वारा क्योंकि ये दूर है तो अट्रैक्शन की कम स्ट्रॉन्ग है। तो E प्लस Q रिपल्शन की उधर वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये डायरेक्शन वाली स्ट्रॉन्ग है। E माइनस Q ये डायरेक्शन वाली एज कंपेयर्ड दिस वीक है, तो रिजल्ट इधर जाएगा, इधर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन इधर ही जा रहा है एक्सियल लाइन का, और ये जो डायरेक्शन है यही डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का है। किसका है बेटा? डायपोल मोमेंट का। अब इसी को दूसरी केस में समझते हैं, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये सेंटर,
अगर हमने पॉइंट इधर लिया होता, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, तो निगेटिव क्यू उसको अपनी तरफ खींचता है, निगेटिव तरफ खींचता है, मतलब निगेटिव क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का बनता है बेटा, E माइनस क्यू का बनता है उस डायरेक्शन का, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और उस डायरेक्शन का बनता, और पॉजिटिव क्यू इसको रिपेल करता, क्योंकि हम ए पर चार्ज कौन सा रखते हैं, प्लस, तो निगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव रिपेल करता, तो इधर का डायरेक्शन E प्लस क्यू का बनता, दोनों कैंसिल करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता। अब बताइए मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है, ताकत ज्यादा किसकी है, क्योंकि पॉइंट ए के नजदीक माइनस क्यू है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब ये वाला स्ट्रॉन्ग है बेटा, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये किसने बनाया, माइनस क्यू, और प्लस क्यू वाला क्योंकि दूर है तो ये डायरेक्शन क्या है, वीक, तो फोर्स लगेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किस तरह, जिधर स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेट का इधर ही रहेगा बेटा, ई नेट, और यही डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसका है, डायपोल का, तो एक्सियल लाइन पर आप पॉइंट राइट में रखिए या लेफ्ट में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड, उसका डायरेक्शन हमेशा डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा, और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई इज अलोंग, उसी के साथ में, अपोजिट में नहीं है, अलोंग वेक्टर पी, मतलब जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन एक्सियल लाइन पे उधर का ही रहेगा बेटा, तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग किसका डायरेक्शन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे पॉइंट राइट में प्लेस करे या लेफ्ट में प्लेस करे, और यही हम जब इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये बना दिया बेटा, याद कीजिए ये पॉइंट ए था, ये वाली डायरेक्शन ई प्लस क्यू की थी, और ये वाली डायरेक्शन माइनस क्यू की थी, और ये उनका रिजल्टेंट था बेटा, ई नेट जो 2e cos थीटा बना था, वर्टिकल कंपोनेंट में कैंसिल कर लिए थे, तो नेट का डायरेक्शन, ई नेट का डायरेक्शन ये, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, यही पॉइंट अगर हमने यहां उतार दिए होते तो नीचे यहां पॉइंट ए रखता, तो ये पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये इधर का डायरेक्शन बनाता, और निगेटिव वाला अट्रैक्शन का तो इधर का, तो रिजल्टेंट इधर ही आता बेटा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई नेट। तो ई नेट की खासियत क्या है, तो ई नेट इक्वेटोरियल लाइन में हमेशा डायपोल मूवमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, किसमें, इक्वेटोरियल लाइन पर, और एक्सियल लाइन पर अलोंग पी, एंड इट इज ई अपोजिट टू किसको बेटा, डायपोल मोमेंट को। ये छोटी छोटी चीजें, डायरेक्शंस, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मायने करती है, क्लियर, एंड दिस इज द होल बेसिक अबाउट डायपोल। और इसकी जो थर्ड केस है जिसमें हमने प्लस क्यू माइनस क्यू से नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोनों के एंगल सेम नहीं है, तकलीफ होती, तो हमने उसकी जगह मदद ली है डायपोल मोमेंट की, और डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट बनाए, एक लाइन के ऊपर एक लाइन को परपेंडिकुलर, और बाद में उसको ऊपर शिफ्ट किया, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल ऐसा लगता है जैसे एक्सियल लाइन है, क्योंकि पैरेलल तो एक्सियल लाइन, और परपेंडिकुलर है तो इक्वेटोरियल लाइन। और फिर से एक बार, अगर आपको ये समझ में आए, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए,
और कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो यू ऑल नो वेरी वेल, आप मुझसे कभी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर सबको मालूम है। एनीवे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।